तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैं अपने लाइफ के इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप कैसा था, कैसे किया, कहाँ से मेरे को ऑप्शंस मिला, चांस मिला, किस कंट्री से शुरू किया और मेरा लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन सा था और कौन सा करने वाला हूँ। और यूएस का इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैंने वीज़ा कब मिला, कैसे मिला, क्यों मेरा वीज़ा मैंने नहीं लिया था, क्यों मैंने जो इंटरनेशनल ट्रिप का जो ऑप्शन मिला था मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं खुद नहीं गया, क्यों जब मेरे को ऑप्शन मिला कि यूएस वीजा अप्लाई करने के क्यों मैंने नहीं लिया। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में जुड़ा हुआ है ये, और मेरे अपने पर्सनल ट्रिप्स के बारे में। दोस्तों इतना सारा मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूँ दूसरों का ये एक्सपीरियंस लेके, फीडबैक लेके, उनका यूएस वीजा का एक्सपीरियंस लेके। आज मैं इस वीडियो में मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस फीडबैक मिले, रियल टाइम जो नॉलेज है मेरे से आपको डायरेक्ट मिले। तो आपको अपने लाइफ के बारे में पता चलेगा कि आपका यूएस ट्रिप का क्या होगा, कैसे करना चाहिए, अगर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, अप्रूव होगा तो क्या होगा, मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए सिनेरियो को, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा का पूरा वीडियो देखना। कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो मतलब अभी याद नहीं आ रहा लेकिन वीडियो में जाते जाते याद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग इस चैनल पे नहीं आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं रैंडमली, तो मैं बता दूं मेरा नाम है बालकृष्णा और मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड में और इमिग्रेशन और ये यूएस वीजा के फील्ड में कुछ सालों से एक्सपीरियंस है। और इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया मेरे खुद के वीज़ा के जरिए, प्लस बहुत सारे लोग को मेरे से जुड़े उनके एक्सपीरियंस है कि मैं B1 B2 वीज़ा में एक्सपर्ट कह सकता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। B1 B2 वीज़ा का जो भी अपडेट आता है उसके बारे में, और B1 B2 का इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में, और यूएस वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट स्लॉट आप लोग को इतना दिक्कत आ रहा है उसके बारे में मैं अपडेट करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो चलिए, इसीलिए अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये वीडियो अभी नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट में किसी तरह से हेल्प हो तो लाइक कर देना, और जिसको ये नॉलेज आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए उनसे शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत पहले की बात है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, नहीं तो आप ये लिंक नहीं कर पाएंगे। छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ मेरे बारे में ताकि चीज़ों को बातों को लिंक कर पाएंगे। दोस्तों मैं बेसिकली फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने डबल मास्टर्स किया है, मतलब फाइनेंस फील्ड में मैं अगर नाम दूँ तो एमकॉम किया है, एमबीए किया है, प्लस मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा किया है, कंप्लीट नहीं कर पाया। सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते इसलिए मैं ICAA क्रैक नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोजीशन के साथ काम किया है और अच्छे इनकम के साथ काम किया है। और मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, जब मेरा करियर कुछ साल काम किए थे, मैं ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल कंपनी में था। मैं बोल दूंगा कि दुनिया का नंबर 2 कंपनी है वो, नाम नहीं लेना चाहता। उस वक्त मैं ऐसे चल रहा था तो हाथों हाथों उड़ता उड़ता मैं ऐसे ही टाइम पास में मैंने ऐसे ही ट्राई किया बाहर जाने के लिए। तो मैंने 2 कंपनी, दोस्तों मैं इस मल्टीनेशनल कंपनी के पहले और पीछे जाता हूँ। कॉलेज से जब आउट हुआ, डिग्री खत्म हुआ, साइड में पढ़ाई चल रहा था, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह, तो एक छोटे मोटे कंपनी में यानी कि डोमेस्टिक कंपनी में जॉब कर रहा था। तब ऐसे ट्राई कर रहा था एक कंपनी में, तो एक कंपनी में यकीन नहीं करेंगे आप, एज कम था और एक्सपीरियंस भी कम था। दुबई का ऑफर आया था दोस्तों। अब आप लोग समझोगे, सबको नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों को तो पता चल रहा है, कुछ लोग ऐसे है कि मतलब छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं दुबई को, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत रिस्की भी है, सोच समझ के जाना है। मैं प्रोफेशनल वर्क की बात कर रहा हूँ। दुबई का ऑफर आया था, लेकिन और मेरा दोस्त भी आ गया था और मेरे को तो बुलाया गया था बाकायदा, ओके, प्रोफेशनली यानी कि शॉर्टलिस्ट करके मेरा दोस्त ऐसे आ गया था साथ में। तो मैंने सोचा, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं ऐसा ट्राई किया था, मेरा मन नहीं था कि बाहर जाने का, इंडिया से, राइट, इंडिया में रहना था। तो मैंने अटेंड भी किया, इंटरव्यू आ गया, सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैं गया नहीं। लेकिन मेरा दोस्त पड़ गया था उसके लिए, लेकिन उसका हो नहीं पाया किसी कारण, उसका लक है। लेकिन मैं दुबई गया नहीं, अगर नहीं तो मैं अब तक दुबई में सेटल होता, नंबर 1। तो मैं कुछ कंपनीज में काम किया, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मल्टीनेशनल दुनिया का नंबर 2 में आता है वो कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। उसमें जॉब कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ सालों के बाद मैं
फिर से शुरू किया कि चलो भाई ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। किसी कंसल्टेंसी के थ्रू था, बहुत बड़े कंसल्टेंसी के साथ, और मुझे जॉब मिला इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया जॉब मिला, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया कुछ राउंड से, और वहाँ के कुछ सीईओ आए थे और सीएफओ आए थे, फाइनेंस का जो हेड है, ठीक है, प्लस वहाँ का जो भी है। इंडोनेशिया का था, वो कंपनी था जो परफ्यूम्स बनाते हैं, राइट। और मानेंगे नहीं आप, ना सैलरी अच्छा खासा दिया गया था, मतलब इंटू फोर टाइम जो मैं सैलरी ड्रॉ कर रहा था यहाँ पे, 4 गुना सैलरी। वो ऐसा कंपनी का जो वो ऐसा कंपनी था जो मेरे कंपनी से भी, इतने बड़े कंपनी से भी वहां से जा चुके थे, मतलब जाना माना कंपनी था। और तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि मेरे को इंडोनेशिया कंपनी से, परफ्यूम कंपनी से मेरे को ऑफर मिला, लेकिन मैं सोच में पड़ गया, मैं डिसाइड नहीं किया था, मेरे को जाना भी नहीं था। लेकिन 2 दिन चुप रहा, तीसरे दिन से वो कॉल करना शुरू कर दिए जो कंसल्टेंसी से, कि भाई ऐसा है वैसा है, क्या डिसाइड किया, वगैरह वगैरह। और वो बोल रहे थे कि देखिए, मैं पूछा भी नहीं, उसके पहले वो बोलते कि इफ़ यू वांट टू नो वी कैन रिव्यू अ सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ा सा, जो अगर आपको और भी बढ़ के चाहिए तो हम दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो क्यों इतना पूछ रहे थे पता है? जिस कंपनी में जो काम कर रहा था, मेरे को अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया था, और जो स्किल उनको चाहिए था वो था, जो डिग्री उनको चाहिए था वो था। और दूसरी बात, जो जो एप्लीकेशन बोलते हैं, ईआरपी बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अकाउंटिंग, ताकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सोचा होगा, यानी कि ईआरपी है, बहुत सारे ईआरपी, बहुत बड़ा नंबर 1 ईआरपी में काम कर रहा था, वही ईआरपी वो कंपनी यूज़ कर रहे थे। तो उसके बाद 2-3 दिन में गैप लिया, उसके बाद लोग कहने लगे, दोस्त रिश्तेदार वगैरह, इंडोनेशिया कंट्री ठीक नहीं है, मतलब पुअर कंट्री है, और वहाँ पे ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मतलब ये अर्थक्वेक आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, देखिए लोग जॉब करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो लोग भी रहे, ऐसा नहीं कि डेली अर्थक्वेक आएगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा वैसे इंडिया छोड़ के जाने का मन नहीं था, तो किया। लेकिन 1-2 दिन के बाद मैंने भी बोल दिया कि मेरे को सोचना पड़ेगा, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो दोस्तों, फाइनली वो ऑफर रिजेक्ट हो चुका था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं गया नहीं। देखा, सबसे पहले दुबई का ऑफर छोड़ा मैंने, और उसके बाद इंडोनेशिया का ऑफर छोड़ा दोस्तों। उसके बाद मैं इंडिया में सेटल हो गया, मतलब पूरा का पूरा इंडियन कंपनी में कंटिन्यू किया, ठीक है। जो कंपनी में था, जिस वक्त मेरे को इंडोनेशिया का ऑफर मिला, उसी कंपनी में कंटिन्यू किया। अब उस कंपनी में क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे को, कुछ डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट को ईयरली मीटिंग में जाना पड़ता है, ईयरली ट्वाइस वगैरह, सॉरी 2 साल में एक बार जाना पड़ता है। मेरा नाम सेलेक्ट हुआ, मेरे को जाना पड़ सकता था, तो यूएस वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने के लिए वगैरह वगैरह किया था। तब पासपोर्ट था मेरे पास, रिसेंटली अप्लाई किया था, और यूएस वीज़ा तब तो लाइक तब तो प्रॉपर प्रोसेस में था, और मैंने हाँ कर दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला। लेकिन मेरे को तब एक दिक्कत था, देखिए यूएस वीज़ा, तब मेरे को यूएस जाने का ऑप्शन मिला, यूएस वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन मिला। हो सकता है कि मैं अप्रूव भी हो जाता, क्योंकि प्रोफाइल स्ट्रांग था। लेकिन मेरे अंदर कुछ चल रहा था, क्योंकि क्या था कि थोड़ा कमिटमेंट था, फाइनेंशियल कमिटमेंट, वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल ले लें, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो कमिटमेंट था, मेरे को सैलरी इंक्रीज करना था, तो मतलब बात चल रहा था। तो लकीली लकीली बोलूँगा मैं, दूसरे कंपनी में भी मेरे को ऑप्शन मिल गया, अच्छा खासा हाइक के साथ। आई मीन उसी लेवल का कंपनी में मिला, उससे बड़ा ही कंपनी में मिला शायद, ओके। तो वहाँ पे मेरे को ये करना पड़ा, तो इसीलिए मेरे को यूएस जाने का ये ऑप्शन रिजेक्ट करना पड़ा। मैं गया नहीं, मैं अप्लाई नहीं किया, मैं वो एग्जिस्टिंग कंपनी जहाँ पे मेरे को यूएस जाने के लिए ऑप्शन मिला, मैं गया नहीं, और मैं दूसरे कंपनी में चल गया, यूएस भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर मेरे जगह पे कोई और आके उसने वीज़ा अप्लाई करके वो गया था यूएस। देखिए, अगर मैं नहीं छोड़ता वो कंपनी, तो मेरे को जाना पड़ता, 100% रिक्वायरमेंट था, इट वॉज ए रिक्वायरमेंट, यानी कि मतलब मेरा मन था या नहीं था, ऐसा नहीं, प्रोसीजर है, जाना पड़ता। तो इस बोलने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ओके। ऐसा नहीं है, मतलब जब अगर ऐसा होता, मैं गया नहीं यूएस, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था, तो मेरे को भी दुखी होना था, सैड होना था। लेकिन मेरे को तब लगा कि यूएस जाने से ज़्यादा मेरे को और कुछ कमिटमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इसलिए मैं गया नहीं। इसलिए आप लोगों का भी कभी कभी वीज़ा अप्रूव होता होगा, आपको लगता है कि अब मैं यूएसए जाऊंगा, अभी पूरा हो गया, मैं पूरा अचीव कर लिया लाइफ में। नहीं, हो सकता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो आपके लाइफ में। तो इसीलिए मैं ये
मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को यूएस जाने का ऑप्शन मिला था, मैं गया नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाए, बुरा नहीं मानना है, क्या हो जाएगा, खत्म हो गया लाइफ, नहीं, सेकेंड टाइम अप्लाई करोगे अप्रूव हो जाएंगे। मैं ये सिर्फ जेन्यून लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग नो इलीगली या फिर नो गलत तरीके से B1 B2 वीजा में जाके वहाँ पे रह जाएंगे, जॉब करेंगे, उन लोग के लिए नहीं, उन लोगों के लिए उनकी मर्जी है, उनका लाइफ है, जो भी करे। मैं जेन्यून ट्रैवलर्स के लिए बोल रहा हूँ कि आपको दुखी नहीं होना है रिजेक्ट हो, क्योंकि आप जेन्यून है। हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं कर पाए, तैयारी कर नहीं पाए, हो सकता है कि ऑफिसर ने नहीं समझा, हो सकता है, एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिर आपका ऑफर क्या बोलते हैं प्रोफाइल वीक है, कुछ भी हो सकता है। आप सेकेंड टाइम ट्राई कीजिए, अच्छे से दीजिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कीजिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अपना फुल बेस्ट सच बोलिए ऑनेस्टली, आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का तो 3-4 बार रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद अप्रूव हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर अप्रूव ही हो जाए फर्स्ट टाइम में किसी का, सब कुछ मत भूल जाना, मत भूलना कि मतलब सब कुछ भूल के यूएस ही मेरा जिंदगी, ऐसा नहीं है। यूएस वीजा अप्लाई करना है, यूएस जाने हैं अपने काम के लिए, जो भी क्या रिक्वायरमेंट आपको घूम के आना है, ठीक है, अप्लाई कीजिए। रिजेक्ट हुआ नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कीजिए। अप्रूव हुआ, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं, अप्रूव हो गया, मेरे को जाना है, 1-2 हफ्ता रहना है, आना है, या किसी 1 महीना रहना है, किसी रिश्तेदार से मिलना आना है, मीटिंग जाके आना है। या फिर मैं यूएस वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीजा, मैं पढ़ाई करना है, ठीक है यार, मिल गया, मैं 2-3 साल पढ़ाई करके आऊँगा। या फिर मैंने यूएस वीजा स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर का या नेक्स्ट ईयर का अप्लाई कीजिए, अप्रूव हो जाएगा। या फिर कोई वर्क परमिट में जा रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कीजिए, आज आकर मिल जाएगा। या फिर कोई इमिग्रेंट होके जा रहे हैं, मतलब स्पाउस वीजा या ब्रदर सिस्टर का वीजा लेके, हो सकता है कि एक बार रिजेक्ट हो गया है, अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर जेन्युइनली है आपका सब कुछ नो क्या बोलते हैं प्रॉपर प्रॉपर प्रोसीजर से आप अप्लाई करें, मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रोसेस का खेल है, ठीक है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। कुछ यहाँ पे बुरा मानने की नहीं है, खुशी होने की कुछ नहीं है, फॉलो द प्रोसेस। आपके काम से काम रखिए, जिस पर्पज के लिए जा रहे हो उसी कैटेगरी का वीजा अप्लाई कीजिए। ज्यादातर देखिए दोस्तों, लोगों का वीजा कुछ टाइम पे क्यों कभी कभी क्यों रिजेक्ट होता है, क्योंकि कैटेगरी ही गलत लेते हैं वो, मतलब कैटेगरी गलत लेते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट होता है। सही कैटेगरी लीजिए, उसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कीजिए, वही पर्पस खत्म करके आइए, वही मेरा बोलना है। अब आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों, मैं जो नया कंपनी में गया था, वहां से मेरे को ऑप्शन मिला, कहाँ गया था याद आया, यूके जाने के लिए, यूके लंदन सिटी, वो भी ओके, वो भी कितने टाइम के लिए, 2 महीनों के लिए। सोचिए, अगर इसकी घूमने जाना है 1-2 हफ्ता, वो भी बहुत बड़ी बात है, 2 महीना, सोचेंगे लाखों का मामला है। 2 महीना, हाँ, बिजनेस के लिए गया था मैं, यानी कि इट्स नॉट पर्सनल, पर्सनल तो मैं खर्चा उठा नहीं पाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, 2 महीने का खर्चा मैं लंदन में उठा नहीं पाऊंगा, सीरियसली, कोई इसमें कुछ मानने का बात नहीं है, ओपन नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे, आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में, हाँ, 1-2 हफ्ता के लिए मैं जाके आ सकता हूँ, ना कि 2 महीने के लिए। तो ये हुआ दोस्तों, 2 महीने के लिए गया, वो मेरा फर्स्ट क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिप था। देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप लंदन यूके, 2 महीना। और वो मैं किस वीज़ा में गया था, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं विजिट वीज़ा में नहीं गया था, वो मैं गया था ट्रेनिंग वीज़ा में। एक्चुअली ट्रेनिंग वीज़ा बोलने से, वहाँ पे ट्रेनिंग वीज़ा बोल के कुछ है नहीं, वर्क परमिट वीज़ा की तरह था, वर्क परमिट, वो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट वीज़ा में गया था, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए, नॉट फॉर वर्किंग, जॉब करने के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग रिसीविंग। मैं ट्रेनिंग दिया नहीं था, ट्रेनिंग लेके आया था, ठीक है। तो उसके लिए गया था, और मैं रहा कहाँ पे, आप लोगों का फेमस जगह टावर हिल, लंदन ब्रिज बोलते हैं, उसके सामने था मेरा, उधर ही रहे थे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल ट्रैवल था। तो मैं ये बोल रहा था कि यूके मेरा लंदन का फर्स्ट ट्रिप था, इंटरनेशनल ट्रिप, और वो बेहतरीन था दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेट इज टॉप नॉच, और मैं गया था मई के महीने में, मई में गया था। तो आप लोगों को तो पता है कि इंडिया में समर है, कितना हॉट होता है, और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे हॉट है, लेकिन नॉर्थ इंडियन की तरह हॉट नहीं है, साउथ इंडिया में था मैं, लेकिन वहाँ पे वहाँ के हिसाब से वो समर है। यहाँ पे हॉट है, हमारा भी समर है, कितना था डिग्री अपना, 25 से 25 to 27 साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आप
आपको पता है कि 40 तक भी जाता है, 40-45 तक भी। लेकिन वहाँ का समर, यूके का, लंदन का, वहाँ का समर था और टेम्परेचर था 16 डिग्री, 16 डिग्री मानेंगे आप, 16 डिग्री था। और उसमें बोले कि वहाँ के लोकलाइट जो भी है बोलते हैं कि वी आर फीलिंग सो हॉट, सो हॉट, मतलब इतना गर्मी है। मेरे को लग रहा था क्या गर्मी, 16 डिग्री। हाँ, उनको गर्मी लग रहा था लेकिन हमको ठंडी। लेकिन ऐसा ठंडी है कि इंडिया में वही 16 डिग्री आया तो सर्दी वर्दी लग जाती है, लेकिन वहाँ का 16 डिग्री मेरे को कुछ लगा नहीं, तो ऐसा नॉर्मल, वी वर एंजॉइंग। और वहाँ का कल्चर ये था कि तब की सब लोग, ज़्यादातर लोग पैदल जाते थे ऑफिस। ओके, कार में बहुत ही कम, कार का तो कैब का रेंट बहुत ही कॉस्टली है, मैं बोलूँगा कि 20 गुना। ठीक है, मैं आऊँगा उस पॉइंट पे। तो कुछ लोग पैदल जाते थे, कुछ लोग ये ट्यूब से जाते थे। ट्यूब यानी कि उसको मेट्रो है, मेट्रो यहाँ पे इंडिया में ऊपर होता है, ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे अंडर ब्रिज, ये क्या बोलते हैं, जमीन के नीचे होता है मेट्रो। और जो मेट्रो वहाँ पे था लंदन में, वो मैं कहूँगा कि नया मेट्रो, बहुत ही पुराना बना हुआ अंडर ब्रिज है, ट्यूब, बहुत ही पुराना। वो तो बोलूँगा कि अंग्रेजों के ज़माने के ज़माने के है वो। ठीक है, मतलब 100 साल या 200 साल हो गए होंगे। ठीक है, उसमें जाते थे और सिंपल था। और हाँ, छुट्टी के दिन कभी कभी घूमने के लिए जाते थे। घूमने के लिए मतलब छोटा मोटा परचेसिंग के लिए सब, या तो पैदल जाते थे या तो वहाँ पे साइकिल था। अभी है या नहीं पता नहीं है, किसी बैंक ने प्रमोट किया था, बैंक का वो साइकिल ऐसा है कि नॉर्मल साइकिल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग का है। मतलब जैसे यूलू, आज के दिन में यूलू वगैरह है ना, ये जो भी है ओला का जो भी है, वहाँ पे ऐसा था नॉर्मल साइकिल। और उस वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक में लॉक किया होता है, हर जगह उनका स्टैंड होता है। वो यूज़ करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। 2 पाउंड्स लेता था आधे घंटे के लिए, और हर आधे घंटे के लिए 2 पाउंड्स लेता था क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। तो ओके, वो साइकिल लेके हम छोटा मोटा ये लोकल ट्रिप्स करते थे। और अगर वो हमने वो साइकिल का दाम भी देखा था ऐसे ही क्या बोलते हैं, शॉप्स में। उस साइकिल का, जो साइकिल यहाँ पे 6 या 7 हज़ार रुपये में आता था, वहाँ पे 3.5 लाख था। वो पाउंड्स में था, कन्वर्ट किया तो 3.5 लाख है। सोचेंगे आप, सोच लीजिए। तो वो एक्सपीरियंस था। लेकिन यूके आने के पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या एयरपोर्ट में क्या था। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। नॉर्मल इमिग्रेशन था इंडिया में, वहाँ से जैसे उतरा वहाँ पे भी इमिग्रेशन था, बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। ओके, लेकिन इमिग्रेशन से निकल गया। इमिग्रेशन का इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इमिग्रेशन का वीडियो चाहे तो मैं अलग से बनाऊंगा। मैं जैसे एयरपोर्ट के बाहर आया, अकेला था। क्या हुआ था कि दोस्तों देखिए, मैं पूरा ग्रुप के साथ जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, 1 हफ्ता डिले हो गया। क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट जो है 1 हफ्ता लेट आ गया। सब लोग दिल्ली से निकले, पूरा ग्रुप 1 हफ्ता पहले पहुंचे। वो 70 डेज ठहरे, एक्चुअली ये ट्रिप 70 डेज का था। मैं 1 हफ्ता लेट पहुंचा, मैं बैंगलोर से निकला, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं इसलिए मैं 60 डेज रहा था वहाँ, 60 या 62 डेज जो भी माने। जैसे मैं हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन यूके का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आप देखते होंगे यूट्यूब में वगैरह, बहुत आते रहता है वहाँ का कहानी। हीथ्रो एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इमिग्रेशन वगैरह हो गया, बाहर आया मैं। तब मैं एक बहुत बड़ा बैग लेके गया था, जो भी ये खाने का सामान, कपड़े उपड़े, क्योंकि 2 महीने रहना है। तो जैसे निकला और वहाँ पे टैक्सी पकड़ा, टैक्सी था वहाँ पे, अच्छा खासा टैक्सी था। तो बोला कहाँ जाना है, मैं ये एड्रेस वगैरह दिखाया और बैठा। और वो टैक्सी में मेरे को अच्छा लगा कि एक सिस्टम था कि ये ड्राइवर सीट जो है वो अलग दरवाज़ा है और हमारा अलग है। और ड्राइवर और जो पैसेंजर्स बैठते हैं वहाँ के बैरिकेड है। मतलब आप जाना भी चाहे ड्राइवर के कैबिन में नहीं जा सकते, ड्राइवर अपने कैबिन में नहीं आ सकता है। वो बात करना है मतलब माइक्रोफोन स्पीकर से या फिर खिड़की की तरह रहता है। तो चला गया, तो होटल के पास उतर गया। होटल के पास उतर के एक आधे घंटा का जर्नी होगा मैक्सिमम, 30 to 40 मिनट्स। कितना हुआ पूछा, 100 पॉइंट्स, 102 या कुछ पॉइंट्स है। मैं चकरा गया, मैं इमीडिएटली मेरा इंडिया का दिमाग काउंट करने लगा। तब तब दोस्तों 85 to 90 रुपीज़ था पर पाउंड। सीधा गया, मेरे को 10,000, 9 या 10,000 के करीब आया। मैं चल गया, यार ये तो लूट लिया। मेरे को लगा कि सचमुच में लूट रहा है। क्या मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया, क्या करना है। मैं पूछा, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैं सोचा कि किसी को फ़ोन करूं या किसी को बोलूं। एयरपोर्ट ये निकलने के पहले भी किया और वहाँ पहुंचने के बाद में क्या करूँ। मैंने दे दिया बाद में। कैसे, मैं बोला कि वो मशीन था उसके पास ऑलरेडी, वो बोला कि कैसे भरेंगे। मैं सोचा कि कैसे, 2 पाउंड में मैं कैश भी विड्रा किया था, मैं क्रेडिट कार्ड से दे दिया। 102 या 105 पॉइंट जो भी है उसके साथ कर लिया। तो मैंने लोगों को पूछा, कोलिग्स को पूछा, भाई ऐसा क्या है। वो बोला कि नॉर्मल है,
100 पॉइंट्स है यहाँ पे। हाँ, इंडिया का 10,000 रुपये अलग बात है, 100 पॉइंट्स बाद में पता चल गया यार ये तो यहाँ का रेट ही ऐसा ही है। जहाँ भी जाओ तो इधर 5 या 10 किलोमीटर भी जाओ, आपको 5-6 हज़ार इंडियन करेंसी देना पड़ेगा। बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली है। वहाँ पे दोस्तों ड्राइवर्स कॉस्टली है, वहाँ पे लेबर्स कॉस्टली है, वहाँ पे हाउसमेट कॉस्टली है, सब कुछ कॉस्टली। इसलिए जब आप होटल में जाओगे या फिर सर्विस अपार्टमेंट में जाओगे, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं फ्लोर क्लीनर, ओके, क्या बोलते हैं ये, क्या डिश वॉशर भी ऑटोमेटिक। उस वक्त बहुत सालों पहले की बात है ये। डिश वॉशर मैं इंडिया में देखा ही नहीं था, वहाँ पे एकदम ऑटोमेटिक टोटली, ओके। तो वो था। तो लंदन ट्रिप एक्सेलेंट था दोस्तों, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा, काम भी किया, बिजनेस भी था। मतलब हम सैटरडे संडे में बहुत एंजॉय किया। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए लंदन का तो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, मैंने मेन थिंग वहाँ पे है, वेस्टफोर्ड गए थे और प्राइमार्क गए थे और मार्केट बीच गए थे, लंदन डंजन गए थे, और जो रानी का जो जगह है वो भी महल में गए थे, और टावर हिल तो है ही वहाँ पे, और लंदन नहीं गए थे, ओके। मैं अब लंदन का था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लंदन होने के बाद इमीडिएटली उसी वक्त मेरे को कुछ महीनों के बाद हांगकांग जाना पड़ा सिमिलर ट्रेनिंग के लिए। वहाँ भी वर्क परमिट की तरह था, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए 1 महीना था दोस्तों। हांगकांग का भी एक्सेलेंट था, एक्सेलेंट। यानी कि मैं बोलूंगा कि रहन सहन, क्लाइमेट वगैरह ऑलमोस्ट लाइक इंडिया, ऑलमोस्ट लाइक इंडिया। मेरे को लगा कि थोड़ा थोड़ा इंडियन लग रहा है। बहुत सारे इंडियंस भी है वहाँ पे। हाँ, लंदन में भी बहुत सारे इंडियंस है, बोलना भूल गया। हांगकांग में भी है, लेकिन हांगकांग का ये है कि मतलब, हाँ, हांगकांग आने के पहले लंदन का बता दो। लंदन एकदम क्लीन सिटी लगा मेरे को, दी बेस्ट, ओके। हांगकांग में वापस आते हैं। हांगकांग में जो मेरे को अच्छा लगा, कंट्री छोटा है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नंबर 1, टॉप नॉच। इतने इतने लंबे बड़े बिल्डिंग है, मेरे को देखने से डर लगता था। मैं जिस होटल में रहा था, मैं उस फ्लोर से नीचे देखता था कि एकदम खाली खाली छोटे छोटे दिखते थे, मतलब कार वगैरह लोग, डर लगता था। मैं वीडियो कॉल करके घर में देखता था, लोग बोलते थे नहीं नहीं बस, उनको डर लग रहा था कैमरा से, सोच लीजिए। तो जबरदस्त था। हांगकांग में भी, हांगकांग इज ए टूरिज्म प्लेस बोलूंगा मैं, घूमने के लिए हांगकांग इज द बेस्ट, राइट। 1 महीना वहाँ पे रहा, एंजॉय इट, हांगकांग में भी लिया। वो रहा हांगकांग। उसके बाद जो 2-3 साल गैप रहा, उसके बाद फिर आया मेरा रियल थिंग, यूएस जाने का, राइट। यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी आया। अब तो जाना ही था, क्योंकि मैं खुश था, कंपनी में अच्छा था, जो चाहिए कंपनी में था, जो सैलरी था वो भी खुश था मेरे को, और अपॉर्चुनिटी यूएस जाने का बहुत अच्छा है। और बोला कि भाई यूएस जाना पड़ेगा, यूएस वीजा अप्लाई करो। अब क्या करो, देखिए यूएस में अप्लाई करना है। उसके बाद लोगों ने डरा दिया, एकदम डरा दिया। वहाँ के इन हाउस लोग भी है, ये भी है, मतलब फलाना ठिकाना यूएस वीजा ये है वो है, रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, जो 100 लोग अप्लाई करते हैं तो एक को उन्हें अप्रूव करते हैं। ऐसे ऐसे मतलब प्रोसीजर है वहाँ पे, ऐसे ऐसे किया कि डरा दिया। मैं खुद डर गया, सीधा सीधा ओपनली बोलूँ तो। इतना मतलब लोग इतने तो बड़े एग्जाम देने के लिए मैं डरा नहीं, मैं वो नहीं कि इतना डरा दिया कि ये होगा वो होगा। तो मैंने भी आपकी तरह शुरू किया वीडियो देखना, हर किसी का वीडियो देखा, उनका एक्सपीरियंस सुना, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कुछ भी करके मैंने थोड़ा सा नॉलेज लिया, और मेरा प्रोफाइल भी ठीक था। और फाइनली दोस्तों मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। यूएस वीजा का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू गया था, मेरा चेन्नई में था। यानी कि मेरा फ्राइडे बायोमेट्रिक था और मंडे को मेरा इंटरव्यू था। इसीलिए अब मैं क्या था कि मेरे को कंटिन्यूसली नहीं रह सकता था। मैं फ्राइडे को आया, फ्राइडे को इंटरव्यू दिया, सॉरी बायोमेट्रिक्स किया, बायोमेट्रिक्स करके मैं वापस आ गया घर। तो मैंने संडे को फिर फ्लाई किया अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि कंसुलेट इंटरव्यू के लिए दोस्तों। वो मेरा जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत खुश था, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके गया था। प्रिपेयर यानी कि रट्टा नहीं मारा था, हाँ, एक्सपीरियंस लिया था, जो गाइडेंस दिए थे वो भी लिया था, और क्या बोलते हैं वीडियोस भी देखा था। आप मानेंगे नहीं, जो लोग बोलते हैं कि गाइडेंस देते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, मैं देखा हूँ हर जगह वो 1% ही ट्रेनिंग करते हैं, ये 1% ही गाइडेंस देते हैं। जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, थोड़ा एडवाइस दो, मैं बोलूँगा कि जो लोग देते हैं ना, उनके कंपैरिजन में मैं उनको 100 गुना उनको एडवाइस देता हूँ, 100 गुना, 100 टाइम्स। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ पाओगे। तो गया मेरा अच्छा खासा ये था, अच्छे से, मतलब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। अगर आप फिर से पूछेंगे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में बताऊंगा अलग से। लेकिन अच्छा था, मेरा नॉर्मल चेकिंग था, नॉर्मल इंटरव्यू था। तब क्या था कि ये वगैरह नहीं था कि कौन सा लैंग्वेज वगैरह वगैरह,
जल्दी या लेट ऐसा नहीं, 9 o'clock मीन्स 9 o'clock, उसके पहले भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं, नॉर्मल परफेक्ट था। उस टाइम का क्या था कि स्लॉट भी आराम से मिलते थे। तो गया, इंटरव्यू दिया, मैंने कोई एक 6 या 7 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने अच्छी तरीके से जवाब दिया, अच्छे से प्रोफेशनली मैं प्रेजेंट किया। तो उसके बाद आया, जैसे मेरे को लगा कि अप्रूव हो गया, इतना खुशी हुआ, इतना खुश हुआ, मैं क्या बोलूँ, सब कुछ सबको यहाँ पे बॉसेस को, लीडर्स को बता दिया, सबको बता दिया, हो गया। उसके बाद आके होटल में आया, उसके बाद थोड़ा घूमा फिरा, एक्सेलेंट, बहुत खुश है कि भाई यूएस वीजा हो गया। अब आने के बाद और एक ट्विस्ट है कि भाई यूएस जा रहे हो, कनाडा में भी काम है, ठीक है, ट्रेनिंग लेना है। अब हम आपको यूएस भेजेंगे और दूसरे बंदे को कनाडा में भेजेंगे, डबल खर्चा हो जाएगा। आपको तो पता है कि इंडिया से यूएस कनाडा तकरीबन सेम डिस्टेंस है। तो अगर 2 बंदे अलग अलग जगह पे जाएंगे, डबल खर्चा है। एक बंदा जो यूएस जाएगा, यूएस से कनाडा जाएगा, तो आजू बाजू है, यूएस से कनाडा मान लीजिए कि दिल्ली, दिल्ली टू बैंगलोर, उससे भी कम है, बॉम्बे टू बैंगलोर कहूंगा मैं, 3 घंटे का जर्नी था, 3 साढ़े 3 घंटे का, दिल्ली टू बैंगलोर लगा दीजिए, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो इस, उसके बाद कनाडा वीजा अप्लाई किया, कनाडा वीजा भी आ गया। उसके बाद गया मैं यूएस। तो यूएस का इमिग्रेशन एंट्री, इमिग्रेशन जो इंडिया में था ठीक ठाक था, मतलब हाँ, एक सवाल पूछे, पता नहीं क्यों पूछे, पूछना नहीं चाहिए कि भाई क्यों जाना है, मैंने बता दिया, और किस काम के लिए जाना है बता दिया मैंने, बस ठीक है, चला गया। और एक ही चीज़ है कि पूछना नहीं चाहे, फिर भी कंपनी का आईडी कार्ड मैंने बताया, देखते ही रह गया, क्योंकि उनको जानना था कि भाई जेन्युइन है या नहीं, मतलब ठीक है, चलो हो गया, नो क्वेश्चन नो कमेंट्स। तो मैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा छोटा सा, मेरे को जो अच्छा चीज़ नहीं लगा कि पहली बार, क्योंकि इकोनॉमी क्लास था भाई, पहली बार है ना, कभी भी मैं ज़िंदगी में इतना लंबा एक सीट में बैठा नहीं था, ठीक है। मैं ट्रेन में भी जाना मतलब मुश्किल लगता है मेरे को कि 10 से 12 घंटा, 6 7 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठ सकता मैं। तो वहाँ देखो तो भाई 20 घंटा, 18 20 घंटे का फ्लाइट, एक जगह लेओवर था, कहाँ पे लेओवर था, दोहा में लेओवर था, बैंगलोर टू दोहा, दोहा टू नहीं, बैंगलोर टू दोहा, हाँ बैंगलोर टू दोहा, दोहा टू यूएस था। तो इतना मुश्किल हुआ मेरे को आप मानेंगे नहीं, लोग खा रहे पी रहे वगैरह वगैरह, मजा कर रहे, टाइम टाइम पे चाय पी रहे, टाइम टाइम पे खाना खा रहे। मेरे को वहाँ पे बैठ बैठ के बुखार आ गया था, हेडेक हो रहा था, मेरे खाने पीने का मन ही नहीं था। और जो मेडिसिन लेके गया था वो एयरपोर्ट में छोड़े नहीं, वहाँ पे फेंकना पड़ा, आपको तो पता है कि नहीं छोड़ते हैं, वहाँ से खरीदना है। तो मैंने क्रू में मेरे को पूछा कि भाई कुछ मेडिसिन से हेडेक का दो, हाँ लेके आए, वो लेके आए, दिए भी, थोड़ा सा रिलीफ हुआ। हाँ, 3 या 4 मूवीज देखे, अच्छा खासा हिंदी मूवीज, याद नहीं आ रहा क्या है, अच्छा खासा देखा। कतार एयरवेज था, डी नंबर, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव एयरवेज है, बहुत अच्छा लगा मेरे को कतार एयरवेज का सर्विस, वहाँ का जो भी है हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लाइंग बहुत ही अच्छा लगा कतार एयरवेज में। तो हर बार मैं, आप मानेंगे नहीं, हांगकांग छोड़ के हर जगह मैं कतार एयरवेज में ट्रैवल किया, सिर्फ हांगकांग कुछ लुफ्तांसा है, पता नहीं कौन सा एयरक्राफ्ट था, उसमें ट्रैवल किया। तो बड़ी मुश्किल हुआ मेरे को वो 20 घंटा बिताने में। तो उस टाइम पे आप मानेंगे नहीं, उस टाइम पे डिसाइड किया मैं लाइफ में यूएस नहीं जाऊंगा। आप लोग तो बताते हैं कि यूएस जाना है, यूएस जाना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं यूएस नहीं जाऊंगा। क्यों? उतना बैठने के लिए। और कुछ इंडियंस भी थे, मैंने पूछा कि यार, आते वक्त पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, वो बोल रहे हैं कि मैं तो हर साल आता हूँ, हर कभी कभी दो दो बार आता हूँ। मैंने बोला कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे आते हैं। हाँ, जो लोग बिजनेस क्लास से जाते हैं ना, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनका ये लेग रूम भी ज़्यादा होता है, तो सीट भी बड़ा होता है, स्ट्रेच भी ज़्यादा कर सकते हैं। और एक रूम में 3 नहीं होते, 2 होते हैं मैक्सिमम, कभी कभी एक ही होता है। तो उनका क्या है ना, होटल रूम की तरह होता है, सो भी सकते हैं आराम से। मैं सो भी नहीं सकता, मेरे को नींद ही नहीं आया, सोना भी मुश्किल है। तो ऐसा था तो ये सब पहुंच गया। और मेरा फेवरेट जहाँ पे उतरा था, फेवरेट लॉस एंजलिस में, वो भी इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वो फर्स्ट टाइम मैं देखा था मूवी में। उस मूवी का नाम था कांटे, जो बुनो दिखाते थे कांटे, हाँ उसमें था, देखा था लॉस एंजलिस। तो वो मूवी के बाद फिजिकली जब देखा, मैं फिजिकली गया लॉस एंजलिस, जबरदस्त था। उसके बाद दोस्तों वो रहा, और वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, वहाँ पे इमिग्रेशन जो पासपोर्ट का नंबर का स्कैन करो वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ जाके फिजिकली फिजिकली इमिग्रेशन देना पड़ता है। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि मतलब कितने दिन के लिए, मैंने बोला इतने दिन के लिए, 6 महीने का स्टाम्पिंग देके भेज दिया। उनको पता था कि मतलब मैं ऑफिस से आया हूँ, मतलब कंपनी के काम से शायद। हाँ, डाउट आता तो पूछ सकते थे 4 5 सवाल, किसी किसी को पूछ भी थे, 3 4 सवाल पूछते थे। कभी कभी मैं देखा कि 6 7 सवाल भी। कैसे देखा? क्योंकि बहुत बड़ा क्यू था।
मैं बैठ के वहाँ पे मतलब वॉच कर रहा था। एक्चुअली मेरा दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट था सिटी के लिए। लोग ना लेट भी हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट भी किया वहाँ पे हेल्पर्स को, पूरा इंडियन से थे वहाँ पे। वो बोले कि नो सर, आपको यही क्यू में जाना पड़ेगा, सबको यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान की इच्छा है कि मतलब मेरा लकी भी है कि आशीर्वाद है कि भगवान का कि मेरा फ्लाइट मिस नहीं हुआ, टाइम पे निकल गया। तो ये था एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैं छोटा सा और एक लाइन ऐड करता हूँ। जैसे होटल में किया, होटल एक बिंदास था। हाँ, एक नोट किया कि वहाँ पानी पानी रखा था, 1 लीटर का। नाम भूल गया मैं, किसी वीडियो में बताया था मैं। $6 हाँ, $6 था। लगा लीजिए अकाउंट, ₹500, ₹500 का। क्या करें अभी, उन्होंने मांगा नहीं था, मैं रखा था वहाँ होटल में। अब अगर पीने से चार्ज होगा, नहीं पीने से चार्ज नहीं होगा। अब क्या करें, 2-3 दिन तो पिया था। उसके बाद ऑफिस जाता था, ऑफिस में भी पीता था। उसके बाद किसी ने कहा कि यार वॉलमार्ट में ले लो। तो उसके बाद वॉलमार्ट में हम जाके थोड़ा क्या बोलते हैं, बल्क से लिए थे, क्योंकि होटल में वो नल वल का नहीं था। हाँ, एक चीज है, लंदन जाएंगे वहाँ पे टैप वाटर है, वहाँ का हर होटल में, हर अपार्टमेंट में टैप वाटर डायरेक्टली पी सकते हैं। यूएस में वाटर नहीं है, मतलब कुछ जगह में जहाँ पे मैं था नहीं था, तो खरीदना पड़ता था। तो ये था। और बाकी का यूएस का डीपली जो है इन डिटेल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा मैं। अगर आप चाहे बताना कमेंट्स में या ईमेल में, जी भी अगर आप चाहेंगे तो डेडिकेटेड यूएस यूएस का जो मैं 1 महीना रहा, यूएस कनाडा का, स्पेशल यूएस का, तो मैं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा है, क्या क्या घूमा था मैं, वहाँ का खाना कितना है, क्या क्या खा सकते हैं, और वहाँ पे आइटम्स, खाने का आइटम कितना प्राइस है, वहाँ के जो शॉपिंग किया था मैं उनका कितना प्राइस है, वगैरह वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा दोस्तों, अगर आपको चाहे तो दोस्तों इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। ये वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको यूएस ट्रिप के बारे में। और भी मैं थोड़ा सा डीपली जाऊंगा हर चीज़ में, ताकि आपको डीपली नॉलेज हो। और भी यूएस ट्रिप के बारे में, ट्रैवल अरेंजमेंट के बारे में भी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इस वीडियो में अगर आप कुछ सीखने के लिए मिला, तो नॉलेज मिला, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अगर किसी को चाहिए तो। और इस चैनल पे आप नहीं आए तो मतलब नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और ये भी बताना कि मतलब यूएस रिलेटेड ट्रैवल का वीडियो बनाना है या नहीं। और दोस्तों, ये वीडियो एंड करने के पहले बता दूं कि मैं अगला एक वीडियो कुछ हो सकता है कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा मेरे नई यूएस ट्रिप के बारे में। दोस्तों, मैं बहुत जल्द यूएस जाने का प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं यूएस घुमाऊं मेरे जरिए, आपको दिखाने के लिए हर चीज़ बताऊंगा, छोटा से छोटा चीज़। ये बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो गौर कीजिए, वॉच कीजिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।